जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो स्वागत है आप सबका आईएफए डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी पॉलिटी की सीरीज़ के अंदर बच्चों आज हमारी नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। बेसिकली आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो रिलेट करता है डीपीएसपी से बेसिकली। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से भी आपको देखने को मिलते हैं दोनों सीडीएस और एनडीए के एग्जाम में। और सभी डीपीएसपीज को ऑलमोस्ट आपको रिमेंबर भी करना पड़ता है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल्स भी आते हैं बेसिकली। ठीक है जी, तो किस तरह क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बीच में बताऊंगा। इसके साथ साथ पूरा चैप्टर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बेसिकली। ठीक है, देखिए इस चैप्टर का मीनिंग क्या है सबसे पहले तो हम ये समझना स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, डीपीएसपी एक ऐसा चैप्टर है बेसिकली जो काइंड ऑफ एक अधिकार ही है लोगों के। ये भी एक तरीके के राइट्स ही हैं, बस ये नॉन जस्टिसेबल राइट इनको कहा गया है। जैसे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिसेबल राइट्स हैं बेसिकली, जिनका वोलेशन होने पर आप कोर्ट जा सकते हो। एक्चुअली डीपीएसपी भी पब्लिक के अधिकार ही है, बस ये नॉन जस्टिसेबल है कि अगर सरकार इनको वोलेट करती है या पूरा नहीं भी करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। मीनिंग क्या है इस टर्मिनोलॉजी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का? मीनिंग ये है बच्चों कि हमारी गवर्नमेंट यानी हमारी जो स्टेट है, जब भी वो कोई पॉलिसी बनाएगी तो इन प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी या इन इंप्लीमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसीज बनाएगी। ये मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, कि स्टेट जब भी अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगी या इनको लागू करने की कोशिश करेगी बेसिकली। क्लियर होगी बात? तो ये है इसका मीनिंग बेसिकली। ठीक है जी, तो ये भी पब्लिक के अधिकार है जो टाइम टू टाइम सरकार को उनको देने हैं, कि जब सरकार परिपूर्ण हो जाए, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए तो उन डीपीएसपीज को इंप्लीमेंट करते चले टाइम के साथ साथ बेसिकली। ठीक है जी, सो ये देखते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी की मीनिंग क्या है इनका बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, द फ्रेज डीपीएसपी डिनोट्स द आइडियल्स दैट द स्टेट शुड कीप इन माइंड व्हाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। इज इट क्लियर कि जब भी सरकार अपनी पॉलिसीज बनाएगी तो उसको ध्यान में रखना है इन चीजों को कि भाई हमें इनको इंप्लीमेंट करना है आने वाले टाइम में बेसिकली, ऐसी पॉलिसीज ऐसे लॉज पास करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों। एज डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको क्या कहा जाता है? नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बोडिंग इट्स फिलोसफी एंड सर्विंग एज इट्स साउल, कि ये भी नोवल फीचर है। मतलब इन्होंने तो यहां तक कहा था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी डीपीएसपी को अच्छे से इंप्लीमेंट कर देती है या डीपीएसपी को ही अपना मैनिफेस्टो बना लेती है तो उसको कुछ और बोलने की जरूरत ही नहीं है कि हम ये चीजें कर देंगे जो डीपीएसपी में लिखी हुई है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को और कोई मैनिफेस्टो बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए इसको नोवल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनका जो ओरिजिन है बच्चों, डीपीएसपीज का जो ओरिजिन है ये कहां से इंस्पायर्ड है? बेसिकली आयरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस कंसेप्ट को लिया है, और उन्होंने खुद इसको कहां से लिया था? स्पेनिश यानी स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बच्चों। ठीक है, तो एक बात तो यहां पर दो बातें लिखी गई है, इनको ध्यान में रखना है। क्या कि भाई जो कंसेप्ट है हमने कहां से लिया है? वो आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी का कंसेप्ट आयरलैंड ने खुद कहां से लिया था? तो स्पेन से लिया था बेसिकली। ठीक है, ये जो कंटेंट है वो किसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली डीपीएसपी का? तो बच्चों भारत के लिए जो लास्ट काइंड ऑफ संविधान आया था ब्रिटिश रूल के अंडर वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, जिसको हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर काफी डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वो एक्ट्स वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहली दोनों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2 बेसिकली। ठीक है जी, जो ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे भी है उनके लिए भी वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सो देखिए इसके अंदर था क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर एक चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से, जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी उनके लिए बेसिकली वो था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, की किन किन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए भारत में क्या क्या कानून लागू करने हैं। तो डीपीएसपी के अंदर जो कंटेंट डाला गया है उसका काफी बड़ा पोर्शन वहां से भी उठाया गया है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नाम का जो चैप्टर था बच्चों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के अंदर बेसिकली। ठीक है जी, सो इसको याद रखेंगे कि कंसेप्ट कहां है? आयरलैंड का है। कंटेंट कहां से है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कंटेंट बेसिकली इसके अंदर। ठीक है जी, चलिए बच्चों आगे। अब यहां से क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा कि इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली। ठीक है, सो देखिए बच्चों डीपीएसपी अचीव करने की कोशिश करता है क्या? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करता है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए क्या है बच्चों? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहां अचीव होती है? तो वो अचीव होती है फंडामेंटल राइट्स के अंदर बेसिकली, पॉलिटिकल। लेकिन सामाजिक डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी कहां अचीव होती है? आपको डीपीएसपी के अंदर अचीव होती है बच्चों। ये मैंने प्रीएम्बल में पढ़ाया था, आप लोगों को याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लीगल एक्सेप्शंस क्या है? लॉज अंडर आर्टिकल 39B और 39C, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर कोई लॉ पास किया गया है
तो आर्टिकल 14 और 19 के बेस पे उन लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जब हम मैं एक वीडियो करूंगा आप लोगों को बनाऊंगा जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट केस डिस्कस करेंगे, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बेसिकली आर्टिकल 39B और 39C को इंप्लीमेंट करते हुए अगर किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 या 19 वोलेट होता भी है तो अप टू सर्टेन लिमिट बेसिकली उसको वैलिड माना जाता है, उस लॉ को वैलिड माना जाता है, भले उससे किसी का फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा हो अप टू सर्टेन एक्सटेंट, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली वोलेट हो रहा हो बच्चों, ठीक है जी। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल्दो नॉन जस्टिसिएबल, अभी मैंने बताया था आपको कि डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, जिनके बेस पर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो, कोर्ट में सरकार को चैलेंज नहीं कर सकते हो, नॉट लीगली एनफोर्सिएबल, देयर इंप्लीमेंटेशन रिलाइज ऑन पब्लिक ओपिनियन। देखिए पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मैंने अभी बताया था कि अगर कोई सरकार डीपीएसपी को लागू कर दे रहा है कंप्लीटली तरीके से, तो अपने मैनिफेस्टो में कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है जी। तो भले नॉन जस्टिसिएबल है बट पब्लिक के ओपिनियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद ये भी एक क्वेश्चन है जो यहां से आता है बच्चों, ठीक है जी, कि कहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट अचीव होता है बच्चों, तो इट एम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर स्टेट एमिंग फॉर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वही जो हमने प्रीएम्बल में लिखा था ना कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, हमारे एस्पिरेशंस क्या क्या है बेसिकली, तो वो अचीव कहां होता है एक्चुअल में, वो डीपीएसपी में अचीव होता है। अब देखिए ये होता क्या है वेलफेयर स्टेट, और देखिए ये कंसेप्ट होता है कि एक स्टेट दो तरह का हो सकता है, या तो वेलफेयर स्टेट या तो पुलिस स्टेट। जो पुलिस स्टेट होता है बच्चों बेसिकली वहां पर क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है ना उसका काम होता है सिर्फ उस देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, वहां पर लोग खुश हैं, लोगों के लिए काम करना है, लोगों की तरक्की के लिए कुछ लॉज बनाने हैं, कुछ ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता है। उनका काम होता है बस उस देश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना कि किसी और का कब्जा ना हो जाए। जबकि जो वेलफेयर स्टेट होता है, वेलफेयर स्टेट में सरकार की ये जिम्मेवारी तो होती ही होती है कि वो बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे, इसके साथ साथ उनका मेन काम ये भी होता है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, जिससे लोगों की तरक्की हो सके बेसिकली। क्लियर हो रही है बात? तो वेलफेयर स्टेट के अंदर यानी कि सरकार जो एग्जिस्ट करती है वो सिर्फ बॉर्डर प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं होती है, वो लोगों की डेवलपमेंट के लिए भी होती है, हर तरह की डेवलपमेंट के लिए बच्चों, ठीक है। चाहे वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, इमोशनल है, मेंटल है, फिजिकल है, एजुकेशनल है, किसी भी तरीके की सरकार हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखती है बेसिकली लोगों के लिए, ठीक है। अब वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ना किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है, बट मात्र कॉन्स्टिट्यूशन होने से कुछ नहीं होता है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी होना चाहिए, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी होना चाहिए। जैसे हमारा जो देश है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन है बट वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू भी तो है पूर्णतः, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। इज इट क्लियर? या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। क्लियर होगी बात? तो कॉन्स्टिट्यूशन होना और कॉन्स्टिट्यूशन का लागू होना, कॉन्स्टिट्यूशन का पावरफुल होना इंश्योर करता है कि वो स्टेट क्या है, एक वेलफेयर स्टेट है, वो सिर्फ पुलिस स्टेट नहीं है बच्चों। क्लियर होगी बात? तो इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे हमारे BN राव साहब, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने राइट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जस्टिसिएबल और नॉन जस्टिसिएबल, है ना। जस्टिसिएबल को हमने बनाया क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली जो जस्टिसिएबल है, और हमने दूसरे बनाए नॉन जस्टिसिएबल बेसिकली कि जो जिनको चैलेंज ना किया जा सके। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि डीपीएसपी भी पब्लिक के अधिकार ही है, बट ये ऐसे अधिकार है जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट के अंदर, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है बच्चों, ठीक है जी। सो ये BN राव साहब की एडवाइस पर ये सब हुआ था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया था बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, इसको लेकर बेसिकली सारे का सारा जो मैंने आपको बताया है सारा समझा भी दिया आप लोगों को, ठीक है जी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डीपीएसपी को। देखिए बच्चों, डीपीएसपी के अंदर जो इस पार्ट के अंदर हमारे जो आर्टिकल्स हैं टोटल बेसिकली, है ना, पार्ट ये हमारा 4 है बेसिकली, पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्ट 4। इसके अंदर जो टोटल आर्टिकल्स हैं हमारे वो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये हमारे टोटल आर्टिकल है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। अब 36 में क्या है, आर्टिकल 36 में बच्चों दे रखी है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। जैसे हमने फंडामेंटल राइट के चैप्टर में पढ़ा था ना आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, वही सेम स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 36 के लिए भी वैलिड है बच्चों, सेम बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल जो 37 है, 37 के अंदर ये कहा गया है कि जो डीपीएसपीज हैं वो नॉन जस्टिसिएबल है, उनको किसी भी तरीके से कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 36 क्लियर है, 37 क्लियर है। अब देखिए मेन डीपीएसपी स्टार्ट होती है 38 से 51 तक बेसिकली, ठीक है, यानी लगभग 13 आर्टिकल्स आप लोगों को याद रखने हैं। बट इन डीपीएसपीज की बेसिकली आप कह लो कि लैंग्वेज के बेस पर या जो ये मैसेज कन्वे करती हैं उसके बेस पर इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया बच्चों, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। कौन कौन सी 3 ऐसी विचारधाराओं में इनको क्लासिफाई किया गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल।
देखिए कुछ ऐसी डीपीएसपीज आएंगी बीच में जो सोशलिज्म की बात करेंगी, समाजवाद की बात करेंगी, जिससे सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा होगा। कुछ ऐसी आएंगी जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगी, जो उन्होंने यहाँ डेवलप की थी भारत में अपनी नेशनल मूवमेंट्स के दौरान। और फिर कुछ होंगे लिबरल, बेसिकली जो खुली विचारधारा की, एडवांस विचारधारा की होंगी बेसिकली। तो इनको इस तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लासिफाइड नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली दे रखी है 38 से 51 के बीच में। ये हम लोगों ने बाद में अपने तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया बच्चों, ठीक है। सो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ these are classified into socialist, Gandhian and liberal intellectual। इन तीन पार्ट में इनको क्लासिफाई किया गया बच्चों डीपीएसपीज को, ठीक है। उसके बाद देखिए सोशलिस्ट क्या होता है। सोशलिस्ट, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, सोशलिज्म के ऊपर बेस्ड है। लेज डाउन द फ्रेमवर्क ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट स्टेट, अब ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। एम्स एट प्रोवाइडिंग सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस एंड सेट्स द पाथ टुवर्ड्स अ वेलफेयर स्टेट। मैंने आप लोगों को प्रीएम्बल वाली क्लास में भी ये चीज बताई थी बच्चों कि सोशलिज्म भी एक्चुअली दो तरीके का होता है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है ना, उसमें उस देश के सभी रिसोर्सेज को डायरेक्टली गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है और वही यूज करती है बेसिकली, ठीक है जी। वो होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है उसमें ये होता है कि उस देश में गवर्नमेंट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है प्लस साथ में प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे भारत का एग्जांपल आप ले लीजिए, ठीक है। यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, दोनों मिलके देश की जीडीपी को बढ़ाने का काम करते हैं, बेसिकली देश की इकोनॉमिक तरक्की करने का काम करते हैं बच्चों, ठीक है। इसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, कि डेमोक्रेसी भी है, आपकी मर्जी भी है, सरकार सोशलिज्म के कंसेप्ट के साथ चलेगी, वेलफेयर को, लोगों के वेलफेयर के करने के ऊपर सरकार अपना ध्यान रखेगी बेसिकली, कि लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर सके। वही सोशलिज्म होता है, समाजवाद, समाज का भला करना, सोसाइटी का वेलफेयर करना बेसिकली, ठीक है जी। तो सरकार वो अपना काम करती चलेगी, प्राइवेट सेक्टर अपना काम करता चले बेसिकली। और ऐसे देश की इकोनॉमी, यानी हमारे देश की इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है बच्चों, ठीक है जी। चलिए जी, तो वो है सोशलिज्म का कंसेप्ट। तो याद रखेंगे सोशलिज्म में कौन से वाले डीपीएसपीज आएंगे? जिनसे सोसाइटी के बारे में बात हो रही होगी, समाज के किसी भी सेक्शन के बारे में, उनके वेलफेयर की, डेवलपमेंट की बात हो रही होगी, उसको रखेंगे हम सोशलिज्म के अंदर। तो उसमें सबसे पहला देखिए आर्टिकल 38, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट प्रमोट्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। आर्टिकल 38 प्रमोट करता है सोशल जस्टिस को, इकोनॉमिक जस्टिस को और पॉलिटिकल जस्टिस को बेसिकली, ठीक है। इट मिनिमाइजेस इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इन इनइक्वालिटीज। और ये क्या कहता है कि भैया इनकम का और अपॉर्चुनिटीज का जो गैप है बेसिकली, कि किसी की इनकम बहुत ज्यादा है, किसी की कम है, ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज किसी को ज्यादा मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, इस डिफरेंस को कम करना है समाज के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो देखिए समाज के वेलफेयर की बात हो रही है, तो ये कौन सा कंसेप्ट आ गया? सोशलिज्म का कंसेप्ट आ गया बच्चों, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपका है वो है आर्टिकल 39 बेसिकली, जो काफी भारी मात्रा में इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट करता है, ठीक है जी, इकोनॉमिक जस्टिस को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 39 बच्चों सोशलिज्म के अंदर। तो इसमें देखिए 6 तरह के आपके बेसिकली सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बातें लिखी गई है। कौन कौन सी? सबसे पहला है लाइवलीहुड इक्वालिटी फॉर मेन एंड वुमेन बेसिकली, ठीक है। कि इक्वालिटी मतलब जब कोई मैन काम करे, वुमेन काम करे, अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो उनके सेम सैलरी होनी चाहिए, स्टेटस सेम होना चाहिए, पावर्स सेम होनी चाहिए बेसिकली। लाइवलीहुड इक्वालिटी आए, बेसिकली स्टेटस उनका बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, कि देश के जो भी रिसोर्सेज हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, या इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो कि सरकार बेसिकली मतलब कोई तबका रह ना जाए। जैसे आप देखिए ना, आपने गांव के अंदर देखा होगा कि आपके राशन डिपो होते हैं बेसिकली, तो सरकार क्या करती है कि एरिया के बड़े किसान जो अपनी गेहूं बेचते हैं मंडी में जाकर, उनसे लगभग 18 रुपए किलो पे सरकार गेहूं खरीदती है, और फिर गांव के जो बीपीएल परिवार होते हैं उनको 1 रुपए किलो में देती है। अब ये क्या है? ये सोशलिज्म ही तो है, जिसमें सरकार देश के रिसोर्स, अनाज कहाँ पैदा हो रहा है देश में, तो एक रिसोर्स हो गया ना वो देश का, उसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कि जिसके पास जमीन नहीं है या अनाज नहीं है उसको सरकार अनाज प्रोवाइड कर रही है। तो ये सोशलिज्म ही तो हुआ बेसिकली, ठीक है जी। इसको ऐसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ वेल्थ कंसंट्रेशन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज का कोई एक तबका ही अमीर होता चला जाए, बाकी तबका गरीब होता चला जाए बच्चों, ठीक है। कि भाई ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, इकोनॉमिक डिफरेंस कम होना है समाज के अंदर। नेक्स्ट देखिए इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये अभी मैंने बात की ही थी कि चाहे कोई मैन है वुमेन है, अगर वो काम बराबर कर रहे हैं तो उनको पे भी क्या मिलनी चाहिए? बराबर मिलनी चाहिए, स्टेटस भी बराबर हो, पावर भी बराबर हो। बट पे को यहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है कि पैसे भी बराबर होने चाहिए बच्चों, ठीक है। जिसका रिसेंट एग्जांपल अभी बीसीसीआई ने दिया था, जब उन्होंने वुमेन क्रिकेट की जो मैच फीस थी वो बराबर कर दी थी मेल क्रिकेट के बराबर बेसिकली, ठीक है जी, मैन क्रिकेट के बराबर। नेक्स्ट देखिए हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन,
कि वर्कर्स जहां भी काम कर रहे हैं, चिल्ड्रन जहां भी रहते हैं, स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हेल्थ को लेकर स्पेशली ध्यान रखना है। तो कि उनके खाने पीने का ध्यान, न्यूट्रिशन का ध्यान, जिसके अंदर आपने मिड डे मील के प्रोग्राम सुने होंगे बेसिकली, जिसमें सरकारी या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चों को मिड डे मील दी जाती है बच्चों, ठीक है, जिसमें दलिया खिचड़ी मतलब पौष्टिक खाना दिया जाता है बच्चों को, ठीक है जी। और नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन, जो 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी बेसिकली, जिसके भी ब्रैकेट में अमेंडमेंट लिखी होगी तो याद रखिएगा वो डीपीएसपी बाद में ऐड की गई थी बच्चों, ठीक है। तो ये फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट और उनके प्रोटेक्शन की बात होती है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। अब ये सारे सोशलिज्म के आर्टिकल्स हैं भाई, देख लीजिए इन सभी को ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A, जो क्या कहता है, इट प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड। बेसिकली ये 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था 1976 में, जो क्या कहता है कि इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए सबको। जैसे क्या है, मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी के साथ कुछ अन्याय होता है, तो अब वो कोई प्राइवेट वकील करने की उसकी वो नहीं है, मान लीजिए भाई वो फीस नहीं पे कर सकता प्राइवेट वकील की, क्योंकि अगर किसी अमीर आदमी के खिलाफ केस होगा तो वो तो महंगे से महंगा वकील कर लेगा। तो ऐसे में एक डीपीएसपी ऐड किया गया था कि भाई सभी को क्या मिलना चाहिए, सरकारी वकील मिलना चाहिए बेसिकली, ताकि जिसके पास प्राइवेट वकील करने के पैसे नहीं है वो अपना केस उस सरकारी वकील से लड़वा सके बच्चों, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट करते हुए सरकार ने पास किया था लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 बच्चों, जिसके सेक्शन 12 के तहत फ्री लीगल सर्विस दी जाती है टू द वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इज इट क्लियर कि भाई किसी के पास अगर प्राइवेट वकील करने के पैसे नहीं है तो सरकार उसको सरकारी वकील प्रोवाइड करेगी। तो समाज का भला करने की बात हो रही है, तो सोशलिज्म की बात हो रही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 41, इट एंश्योर्स द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, कि भाई काम करने का अधिकार होना चाहिए सबके पास, एजुकेशन का अधिकार हो, और पब्लिक असिस्टेंस मतलब सरकारी हेल्प पहुंचे सभी तक किसी भी मैटर में, चाहे वो हेल्थ का हो, एग्रीकल्चर का हो, किसी भी सेक्शन में हो बेसिकली, तो पब्लिक असिस्टेंस सबको मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 42, टू प्रोवाइड ह्यूमेन वर्किंग कंडीशंस एंड मैटरनिटी रिलीफ, कि काम करने की जो कंडीशंस है, चाहे बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी इंडस्ट्री में काम करना है, तो अच्छी कंडीशंस हो बेसिकली, जस्ट एंड सेफ कंडीशंस हो। और वुमेन्स के लिए क्या रखा गया यहाँ पर, मैटरनिटी रिलीफ, जिसमें 6 महीने की मैटरनिटी रिलीफ दी जाती है बच्चों, ठीक है, प्रेगनेंसी के केस में। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, इट सिक्योर्स लिविंग वेज एंड डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर वर्कर्स। यहाँ पर स्पेशली वर्कर्स की बात होती है बच्चों, कि भाई इतना मिनिमम पे तो कुछ होना चाहिए उनका, कि वो भी डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ जी सके। ऐसा ना हो कि काम बहुत ज्यादा करवाया जा रहा हो और पैसा बहुत कम दिया जा रहा हो उनको, ठीक है। तो एक डिसेंट पे स्केल उनका भी होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, इसको 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था कि जब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात आती है तो वहां पर वर्कर से भी पूछा जाएगा बेसिकली कि उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, वो कैसी पॉलिसीज चाहते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली, तो ये उनके लिए ऐड किया गया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 47, टू इंप्रूव न्यूट्रिशन, लिविंग स्टैंडर्ड एंड पब्लिक हेल्थ, खाने पीने का वही स्टैंडर्ड बढ़ाना बेसिकली, ठीक है। पब्लिक हेल्थ में कोई बीमारी है उसका फ्री में इलाज करना, कोई भी कुछ भी चीज है, जैसे पीछे आयुष्मान कार्ड लॉन्च किया था सरकार ने, जिसमें 5 लाख तक का इलाज आपका फ्री होता है बेसिकली। तो देखिए ये सब डीपीएसपी होता है बच्चों, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, पीछे शौचालय को लेकर इतनी बड़ी योजना चली है भारत के अंदर, तो ये सब सोशलिज्म का ही पार्ट है, जिसमें सरकार अपने खर्चे पे लोगों का वेलफेयर कर रही है बेसिकली। यही तो सोशलिज्म हुआ ना, अदरवाइज तो ये कैपिटलिज्म होता कि सरकार को टैक्स आ रहा है भाई, जिसको जो फैसिलिटी है सो है, नहीं तो सरकार टेंशन नहीं लेगी। पर सोशलिज्म में क्या है, सरकार की जिम्मेवारी है लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा करने की, तभी ये सब स्कीम्स आप देखते हैं बेसिकली, जिससे पब्लिक को इतना बेनिफिट भी होता है बच्चों, ठीक है जी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अब इतने सुधर रहे हैं बेसिकली, आप देख भी रहे होंगे हरियाणा के अंदर भी स्पेशली, जहां पर काफी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज लोगों को फ्री में बेसिकली प्रोवाइड की जा रही है बच्चों, ठीक है। तो ये सब है इसमें सोशलिज्म के अंदर बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधीयन आइडियोलॉजी की, कि कौन कौन से वो डीपीएसपी हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। तो गांधी जी ने अपनी आइडियोलॉजी भारत के अंदर जो डेवलप की थी अपनी नेशनल मूवमेंट्स के दौरान, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, या वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, 3 बहुत बड़ी मूवमेंट्स जो गांधी जी ने भारत के अंदर की है। चाहे वो बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह भी था, भारत चलो जेल भरो आंदोलन भी कहते हैं जिसको, दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं जिसको। तो इन सब मूवमेंट्स के दौरान गांधी जी ने जो अपनी आइडियोलॉजी डेवलप की थी, समाज को देखते हुए, भारत को देखते हुए, भारत के फ्यूचर को देखते हुए, उनको रखा गया है गांधीयन फिलोसफी के अंदर बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 40। इनको एज इट इज आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों कि कौन सा आर्टिकल किस विचारधारा के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टू एस्टेब्लिश विलेज पंचायत, कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो कहां पर होनी चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। गांधी जी तो इसके बहुत ज्यादा फेवर में थे बेसिकली, ठीक है ना। उनका तो मानना ये भी था कि सरकार सीधा ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, यानी विलेज लेवल पर, और उसके बाद सीधा सेंटर लेवल पे, स्टेट की लेवल पे सरकार नहीं होनी चाहिए बेसिकली, कि जितनी पावर बढ़ेगी उतना लोगों में करप्शन बेसिकली बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो इन्होंने क्या कहा था, विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करो फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसको हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिकॉग्नाइजेशन दिया था, पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। हालांकि पंचायत बंदी भारत में 1958 में शुरू हो गई थी राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से, बट 1992-93 में जाके पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था 73rd अमेंडमेंट से, ठीक है, जब इनको शेड्यूल 11 के अंदर ऐड किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में इनके प्रोविजंस डाले गए थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43 टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरियाज, ठीक है, कि भाई जो हमारे रूरल एरियाज हैं, बेसिकली बैकवर्ड एरियाज हैं, तो वहां पर कॉटेज इंडस्ट्री मतलब छोटे लेवल में जो वहां रिसोर्सेज अवेलेबल है उनके बेस पे वहां पे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज लगाई जाए ताकि वहां के लोगों को वहीं पर काम मिल जाए बच्चों, ठीक है, कहीं बाहर ना उनको जाना पड़े बेसिकली, ठीक है जी। तो अगेन गांधीयन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट देखिए 43B अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, ये स्पेशली बात करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए बच्चों, ठीक है, कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का भी एक समाज के डेवलपमेंट में काफी बड़ा रोल होता है, तो उनकी एश्योरेंस के लिए, उनकी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट के लिए है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 43B बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 46 प्रोटेक्ट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससीज एसटीज एंड वीकर सेक्शंस, बेसिकली कि भाई जो हमारे समाज का गरीब तबका है, एससीज एसटीज या वीकर सेक्शन, उनके एजुकेशनल इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना और इकोनॉमिक इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करना बच्चों, ठीक है। तो मतलब किसी भी तरीके से आप कह लीजिए फ्री एजुकेशन देना उनको, या ये सब पार्ट बेसिकली जो इंक्लूडेड है। अब इसी के अंदर आप देखिए एक है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 किस चीज की बात करता है, टू बैन इंटॉक्सिकेंट्स एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल यूज, कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और ड्रग्स होते हैं बेसिकली उनको बैन किया जाना चाहिए देश में, बस दवाई के अंदर जो काम आए बेसिकली उनको लागू किया जाना चाहिए, बाकी सबको बैन कर देना चाहिए देश के अंदर। ये बात हो रही है यहाँ पर आर्टिकल 47 में बच्चों। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एंड इंप्रूव देयर ब्रीड्स, बेसिकली, ठीक है, कि गाय की जो बेसिकली वो किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उसको बैन किया जाए और उनकी ब्रीड्स को इंप्रूव किया जाए। तो इनके मतलब तो आसान ही है जो मैं आपको हिंदी कर करके बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए टास्क ये है कि आपको इनको याद करना है कि किस आर्टिकल में किस बारे में बात होती है और वो आर्टिकल कौन से सेक्शन का पार्ट है, कौन सी आइडियोलॉजी का पार्ट है, वो सोशलिस्ट का पार्ट है, वो गांधीयन का पार्ट है, या वो लिबरल इंटेलेक्चुअल का पार्ट है बच्चों। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखिए अब थर्ड आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल, खुली विचारधारा, प्रगतिशील विचारधारा की जो बात करते हैं, लिबरलिज्म यानी कि आजादी की जो बात करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देखते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए भाई ये तो न्यूज में भी बहुत ज्यादा है, वो है आर्टिकल 44 टू एस्टेब्लिश ए यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन। क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए बच्चों, हमारे देश के अंदर 3 तरह के लॉज पास किए जाते हैं, टैक्स लॉज टैक्स को लेकर, क्रिमिनल लॉज क्रिमिनल एक्टिविटीज को लेकर, और सिविल लॉज सिविल एक्टिविटीज को लेकर, सिविल बेसिकली जो क्राइम होते हैं या सिविल जो बेसिकली मैटर्स होते हैं उनको लेकर। सो देखिए बच्चों, टैक्स के जो लॉज हैं और क्रिमिनल के जो लॉज हैं हमारे देश के अंदर, वो ऑलरेडी यूनिफॉर्म है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई किसी धर्म का है, चाहे कोई किसी जाति का है, अमीर है, गरीब है। आर्टिकल 14 के बेस पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूं। तो हमारे टैक्स लॉज और क्रिमिनल लॉज ऑलरेडी बच्चों क्या है, यूनिफॉर्म है पूरे देश के अंदर, वो सबके लिए सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप किसी धर्म के हो, किसी जाति के हो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो सिविल लॉज हैं वो बहुत हद तक अभी भी धर्म के बेस पर चलते हैं बच्चों, ठीक है, कि जैसे हिंदुओं के अंदर कुछ चीजें आपको अलग मिलेगी, मुस्लिम समाज में अलग मिलेगी, सिखों के अंदर अलग, सिखों पे चलो हिंदुओं वाले कानून लागू होते हैं, बट और भी जो बाकी धर्म है उनके ऊपर वो चीजें, उनके अपने कानून है बेसिकली, ठीक है, जैसे शादी करने के कानून, डाइवोर्स देने के कानून, इस तरीके से, और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के कानून, तो बहुत ऐसे हैं अभी डिफरेंसेस बेसिकली। तो सिविल लॉज के अंदर अभी हमारे देश में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, काफी कुछ जो है वो धर्म के बेस पर चलता है अभी भी। तो ये इस बार की सरकार का भी काफी बड़ा वो है बेसिकली कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है। जैसे अभी पीछे उत्तराखंड ने बच्चों अपने यहाँ पर इसको लागू किया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड को स्टेट के मैटर्स में बेसिकली। तो अगर सेंटर करता है तो फिर वो पूरे देश के लिए हो जाएगा बच्चों। क्लियर होगी बात। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी देश में नहीं है, यूनिफॉर्म टैक्स कोड भी है, यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड भी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 45 टू एंश्योर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो आपको पता ही होगा कि आर्टिकल 21A जो फंडामेंटल राइट है हमारा एजुकेशन का, उसमें कितने से कितने साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। 21A में बच्चों उसमें दी जाती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को। देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तब राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट नहीं बनाया गया था बेसिकली, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे कि इतनी भारी मात्रा में सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस या टीचर्स की अपॉइंटमेंट की जा सके, सैलरीज पे की जा सके। तो इसीलिए राइट टू एजुकेशन को डीपीएसपी में डाल दिया गया था कि जब सरकार के लिए पॉसिबल हो तब वो देश के अंदर क्या अवेलेबल करवा दे, राइट टू एजुकेशन बच्चों, ठीक है। सो देखिए
हमारे यहाँ डीपीएसपी में ना बेसिकली ओरिजिनली पहले इस अमेंडमेंट से पहले जो एज मेंशन थी ना वो थी 0 से 14 साल या लेस देन 14 ईयर्स, कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को सरकार को क्या देना है, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। तो 86 अमेंडमेंट से बच्चों सरकार ने क्या किया, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 साल तक के बच्चों को दे दिया था फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन, और आर्टिकल 45 में अमेंडमेंट करके लिख दिया था कि अब सरकार को कोशिश करनी है 6 साल तक के बच्चों के लिए। 6 से 14 वालों को तो मिल गया ना फंडामेंटल राइट, अब सरकार को किसके लिए कोशिश करनी है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो ये अमेंडमेंट से यहां पर किया गया था बेसिकली, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 है टू प्रमोट, इट प्रमोट्स मॉडर्न एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कि एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया जाए, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन के अंदर भी मॉडर्नाइजेशन लेके आई जा सके ताकि उसके अंदर और डेवलपमेंट हो सके, प्रोडक्शन और ज्यादा हो सके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की भी और मिल्क प्रोडक्ट्स की भी, बेसिकली जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48A, फिर से अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बेसिकली, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के लिए। तो ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। इसको लेकर तो आप जानते हैं कि काफी सारे हमारे एक्ट भी पास है बच्चों, ठीक है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन करना और वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन करना। नेक्स्ट है, ये 3 डीपीएसपी बच गई लास्ट में अब आपकी, वो है आर्टिकल 49 टू सेफगार्ड हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, कि ऐसी जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं हमारी जो हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं उनको सेफगार्ड करना। नेक्स्ट है आर्टिकल 50, अगेन बेसिकली ये तो आप कह लीजिए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है बच्चों आर्टिकल हमारा, वो है टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। एग्जीक्यूटिव मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जैसे भी आप जानते हैं ना कि जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में हमारी पार्लियामेंट का या कह लो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है बेसिकली, ठीक है। ये किस लिए, ताकि हमारी जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, वो किसी दबाव में ना आए। तो आर्टिकल 50 क्या कहता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हमेशा क्या रहेंगे, सेपरेट रहेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 51 टू फोस्टर इंटरनेशनल पीस एंड रिस्पेक्ट फॉर लॉज, बेसिकली, ठीक है, कि हमें क्या प्रमोट करना है, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करना है और जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, लॉज होते हैं, उनको फॉलो करना है बेसिकली, ठीक है जी। सो ये थे वो डीपीएसपीस बच्चों जिनको हमने 3 पार्ट में पढ़ा है, ठीक है। क्लास यहाँ पर खत्म हो गई है। ये थे वो डीपीएसपी जिसको हमने 3 पार्ट में पढ़ा कि कौन से हैं हमारे सोशलिस्ट डीपीएसपी, कौन से हैं हमारे गांधीयन, कौन से हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल। तीनों के तीनों को आप लोगों को याद रखना होगा, इनको कैटेगराइजेशन के साथ हर आर्टिकल की बेसिक बात आपको याद होनी चाहिए बच्चों, ठीक है जी। इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बच्चों, ठीक है जी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।